सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे ग्रेविटेशन के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बट उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड क्या होता है वो बताने से पहले आपको याद दिला देना चाहता हूं कि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ को छोड़ के सर्टन हाइट पे है, तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका क्या होगा वो भी हमने फाइंड कर लिया। अगर वही ऑब्जेक्ट डेप्थ में जा रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो भी फाइंड कर लिया। बट गाइज, अगर हम अर्थ पे ही घूम फिर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है? प्लेस टू प्लेस अर्थ के ऊपर भी चेंज होता है? वो हम क्या करने वाले, फाइंड करने वाले। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होती है, या पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं या इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो क्या जी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है? ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, फाइंड करने वाले हैं। और इसके साथ ही गाइस हम एसके वेलोसिटी फाइंड करेंगे। एसके वेलोसिटी के साथ ही हम अर्थ सैटेलाइट के बारे में देखेंगे, और इसके बाद गाइस हम प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट को भी समझेंगे जो बहुत जरूरी है। अगर हमें सैटेलाइट को किस पाथ में रिवॉल्व करवाना है उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए रहता है वो भी चीजें इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। और साथ में गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इसलिए नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना क्योंकि आपका रिएक्शन बहुत मैटर करता है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड। अब गाइस इसके लिए आपको ये डायग्राम पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है कि यही डायग्राम आपको सभी चीजें करवा के देने वाला है। ये देखो, अब गाइस दो चार चीजें इसके अंदर हम बता देना चाहते हैं और समझा देना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल समझ लो, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कि मान लो ये इस जगह पे है। अब इस जगह पे जी की वैल्यू क्या होगी वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है, अर्थ हमारा अपने जगह पे भी रोटेट होता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब वो ऐसे ऐसे जब रोटेट हो रहा है तो सिंपल सी बात है ये पार्टिकल भी अपने जगह पे ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इस पार्टिकल जहां रोटेट हो रहा है वहां हमने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिया। ओके, अपने जगह पे इस तरह से ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे, जब अर्थ रोटेट हो रहा है तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऐसे रोटेट होगा। मतलब वहां एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल बना लिया। ओके, इस तरह से, ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह का हमने एक सर्कल बना लिया। अब ये पार्टिकल जिस रोटेशन में, जिस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, जो सर्कल बना रहा है, उसका खुद का एक रेडियस होगा जिसको हमने एक आर ले लिया। और इसका ये जो सर्कल है इसका खुद का एक सेंटर होगा। ओके, सिंपल सी बात है, ये हो गया। और साथ में गाइस कुछ चीजें और, ये हमारा जो पूरा अर्थ है उसके रेडियस को हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब गाइस ये भी हमारा क्या है, रेडियस है। अब सबसे पहली बात तो पार्टिकल पहले यहां था, यहां से यहां गया, तो इसके बीच का जो एंगल है उसको हमने क्या लिया, पाई लिया है। क्या लिया है, पाई लिया है। अब ये ध्यान रखो यहां, अब ये जो सर्कल था, ये जो सर्कल था इसके सेंटर से ये इसका रेडियस, और अर्थ अर्थ के सेंटर से एक रेडियस, फिर ये वाला रेडियस। सिंपल सी बात है, पार्टिकल पहले यहां था फिर यहां पहुंचा, तो यहां जो एंगल ड्रॉ हो रहा है उसको हमने पाई लिया है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरह से जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल आपको याद होगा, अगर ये पाई है तो सिंपल सी बात है ये भी एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसीलिए अगर आप डायग्राम में देखोगे, फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पाई है और ये भी पाई। ये कैसे पाई हुआ मैंने यहाँ क्लियरली आपको बता दिया, बाय अल्टरनेट एंगल। अब कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूँ जिससे आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगी। अब देखो गाइस, आप सभी को पता है कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सिंपल सी बात है गाइस, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। दो कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक होगा जहां एंगल बन रहा है वहां हमेशा कॉस लेना। ओके, अब इस रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो गाइस ये जो होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा हमारा कॉस पाई, मतलब ये हो जाएगा ए आर कॉस पाई, और ये हो जाएगा हमारा ए आर साइन पाई। तो हमें तो मतलब इसका है, क्यों इसका मतलब है, क्योंकि देखो ये जो अंदर वाला जा रहा है ये हो गया हमारा, ये अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके, एक सेंट्रीपिटल होता है और उसको बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इसलिए पार्टिकल अपने जगह पे ही रोटेट करता है, ना तो इधर जाता है ना तो उधर जाता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल।
समझ में आया? तो एक्सेलरेशन को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, हॉरिजेंटली हमारा था ए आर कॉस पाई, और वर्टिकली जो था वो ए आर साइन। तो इससे तो हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो बैलेंस कर रहा है उससे लेना देना। तो हम इसी कंपोनेंट की बातें करेंगे और इसी कंपोनेंट पे फोकस करेंगे। तो मैंने सब चीजें यहाँ बता दी जो अपने लिए जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमने, हो सकता है अभी आपको पता नहीं होगा, बट जैसे आप 12th के अंदर जाओगे तो पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक, उसके अंदर इससे रिलेटेड डेरिवेशन है जो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। समझ में आए? तो इसका अभी याद रखो। तो रेडियल एक्सेलरेशन मतलब रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। तो आर ओमेगा स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। अब गाइस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, एक्सेलरेशन को टोटल दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया, हॉरिजेंटली cos थीटा एंड वर्टिकली sin थीटा। तो ये हमारा क्या है, a ऑफ r cos पाई। अब गाइस रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, r ओमेगा स्क्वायर कर दिया। इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस r की वैल्यू हमें चाहिए। अब r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं ऐसा। अब ये जो एंगल था मैंने बताया, अगर ये एंगल पाई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, पाई। मैंने ये वाला पार्ट बनाया ऐसा, ओके। तो अगर ये पाई है, ये पाई है तो ये भी पाई हो जाएगा। तो ये वाला क्या था, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। और ये रेडियस किसका था, जो पार्टिकल अपने जगह पे घूम घूम के एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है उसका रेडियस था। तो ये आर हो गया। अब गाइस देखो, मुझे इस आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू निकालनी तो सिंपल सी बात है, कॉस पाई, कॉस का ही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो कॉस क्या होता है, ओ आ मतलब हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये हाइपोटेनस है ना, ये 90 दिखाई दे रहा है देखो। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा आर अपॉन आर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आर कॉस पाई। अब इस आर की वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां ये हो जाएगा हमारा आर की जगह पे आर कॉस पाई। अब आगे क्या बचा है, देखो इस आर की जगह पे हमने ये रखा, आर की जगह पे ये रखा। अब आगे क्या बचा है, ओमेगा स्क्वायर कॉस पाई। अब गाइस देखो कॉस पाई क्या हो जाएगा हमारा, आर ओमेगा स्क्वायर। मैं लिख लेता हूं, देखो आर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस पाई कॉस स्क्वायर पाई। ओके, इसको भी दे दो इक्वेशन नंबर, चलो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ओके, अब गाइस इस जगह पे हमें तो इस जगह का फाइंड करना है ना, इस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, मतलब नया एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, नया एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। तो मैं इधर तो नया एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है। तो नया एक्सेलरेशन के लिए हमने जी ऑफ डैश, अब टोटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से, ओके, टोटल पूरे अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से जब मैं एक्सेलरेशन को माइनस कर दूंगा तो मुझे न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पॉइंट का मिल जाएगा। अब ए की वैल्यू गाइस अपने को ऑलरेडी पता है, निकाला है हमने, कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई। ओके, और ये एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ सरफेस एट द लैटिट्यूड लैम्बडा, या तो एट द लैटिट्यूड। ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन लैटिट्यूड के लिए, कि अगर मुझे किसी भी मतलब किस अर्थ के किसी भी पॉइंट पे का अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है तो इस इक्वेशन का यूज करके आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो चलो एक और चीज हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ मैक्सिमम होता है, और इसके बाद मैक्सिमम के बाद मिनिमम भी आएगा। तो मैक्सिमम कहाँ होता है, सिंपल सी एक चीज जरूर बताऊंगा मैं। चलो मैं यहाँ अर्थ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट इक्वेटर का पार्ट और ये वाला पार्ट पोल का पार्ट, ओके, और ये हमारा सेंटर। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा है, अर्थ के शेप के कारण यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ बात करूँ तो डिस्टेंस कम है। अब ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद होगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर।
अब देखोगे ये दोनों ऊपर नीचे है, मतलब कहने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये जहां इंक्रीज होगा वहां डिस्टेंस डिक्रीज होगा। ओके, जहां ये इंक्रीज होगा वहां डिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जहां ये डिक्रीज होगा वहां डिस्टेंस इंक्रीज होगा। कैसा? अगर मैं इक्वेटर की बात कर लूं, इक्वेटर की बात कर लूं तो दोस्तों यहाँ इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, और डिस्टेंस ज्यादा होता है तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कम होता है। मतलब कहने का मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पे ही होता है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पे ही होता है, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है इसलिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है इसलिए सबसे कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगा? हमारे इक्वेटर पे। तो मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होता है? इक्वेटर पे। ओके, इक्वेटर पे मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं बात करूंगा पोल्स पे जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, डिस्टेंस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब पोल्स की अगर हम बात करें, दोनों पोल्स की बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होता है, तो भाई जहां सबसे कम डिस्टेंस होता है वहीं सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो डिस्टेंस दोनों पोल्स पे सबसे कम होता है, दोनों पोल्स पे डिस्टेंस बहुत क्या होता है? बहुत कम होता है। और दोनों पोल्स पे अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो वहां क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम होगा। तो ये चीजें मैंने बता दी, बट हमें इसको प्रूफ करके देना है, कोई टेंशन नहीं। हमने पीछे लिखा था लैटिट्यूड फाइंड करने का इक्वेशन G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई। ओके, किसी एक्सप्रेशन में ये थीटा भी लिखा हुआ है, तो हमें जैसा दिया हो उस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। ओके, G' इक्वल G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई। अब गाइस अगर मैं पोल्स की बात करूं तो यहाँ एंगल कितना होता है? 90। यहाँ एंगल 90 होता है, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू कितनी होती है? 90। अब कॉस 90 कितना होता है गाइस? आप सभी को पता है 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है? तो कॉस 90 0 होता है। अब कॉस 90 अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0, क्योंकि अगर इसमें एक पार्ट 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया। मतलब क्या बचा? G ऑफ डैश इक्वल टू G। ओके, मतलब कहने का मतलब दोनों, अगर पोल्स की बात करूं तो वहां वैल्यू जितना पूरे अर्थ पे होगा उतनी ही वैल्यू होगी। क्यों? ये हमने प्रूव करके दिया, क्योंकि इक्वेटर पे जो थीटा की वैल्यू मतलब पाई की जो वैल्यू है 90 है, और cos 90 कितना होता है? 0 होता है, और cos 90 0 हो गया तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, इसलिए G ऑफ डैश इक्वल टू G हो गया। अब मैं दूसरा समझाऊंगा तो थोड़ी चीजें और क्लियर होगी। ये देखो कैसे सर, वो कैसे मैक्सिमम हो गया सर, ये कैसे मिनिमम हो गया, अभी समझ में आ जाएगा। अब मिनिमम हमें निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला में निकालता हूं, G ऑफ डैश G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई। अब अगर मैं इक्वेटर की ही बात करूं, यहीं इसी जगह की बात करूं, तो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री हो जाएगी गाइस, तो G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है। अब कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, ये वैल्यू 1 होता है। तो इसको 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो G ऑफ डैश इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब G की वैल्यू टोटल अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें से आर ओमेगा स्क्वायर और माइनस करो तो G डैश की वैल्यू होगी। देखिए उसमें और माइनस करना पड़ेगा, इसमें कोई माइनस करने की वैल्यू जरूरत नहीं है, इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जो नया एक्सेलरेशन होगा वो छोटा होगा, बट यहाँ जितना है उतना ही रहेगा। तो ये मैक्सिमम है, ये क्या है? मिनिमम। मतलब इससे हमें पता चल गया कि इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है? मिनिमम होती है इक्वेटर पे। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे मिनिमम होती। क्यों मिनिमम होती है? क्योंकि वहां डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। समझ में? एंड दूसरे साइड गाइस, पोल्स की अगर मैं बात करूं तो पोल्स पे जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये हमने प्रूफ करके भी आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है गाइस? देखो गाइस, जो हमारा सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी।
ओके, एस्केप कर देना। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, हमने उसकी वैल्यू भी पढ़ी थी। मैं चाहूंगा कि आप में से ज्यादातर बच्चे कमेंट करके मुझे बताएं कि वो मिनिमम वैल्यू कितनी थी। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों को याद है। चलो, तो इससे रिलेटेड भी हम डेरिवेशन फटाक से हम फाइंड कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन गाइस। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारा बाइंडिंग एनर्जी। अब बोलोगे सर ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, रुके रहो, लास्ट टॉपिक अपना वो है, वो मैं लास्ट टॉपिक में समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा बाइंडिंग। अगर आपको अभी समझना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर ऑलरेडी खत्म है, विद न्यूमेरिकल्स के साथ खत्म है, तो जाके आप वहां देख सकते हो। पर इस तरीके से इसको करने का तरीका एक और है, एसके वेलोसिटी को करने का तरीका एक और है, बट इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है। ओके, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ एनर्जी के बारे में। आप सभी को पता है कि बाइंडिंग एनर्जी एक वो एनर्जी है जो सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट को जैसे कि अगर कोई बॉडी को मोशन के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से सैटेलाइट को अपने मोशन को ट्रैवल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ओके, और इससे रिलेटेड हम करने वाले डेरिवेशन, तो उसमें और बाकी चीजें बताऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब हमें एस के वेलोसिटी फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ ई लिख देते हैं, वी के जगह पे वी के बेस में ई लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने जब डेरिवेशन करवाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि बाइंडिंग एनर्जी का ये वैल्यू कैसे आ गया, पर अभी के लिए आप डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि ये तरीका बहुत सिंपल है। अब देखो दोनों साइड से ये एम क्या हो गया? कैंसिल। और अपने पास बचा 1/2। 1/2। अब देखो v² ऑफ ई इक्वल 2 इस साइड गया तो 2gm अपॉन आर आया, ये इस साइड गया तो ये हो गया √2gm अपॉन, ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सिंपल है। और एक चीज और बताऊंगा गाइस, कभी कभार हमें इससे रिलेटेड एक मतलब कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है और उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, मतलब जी की वैल्यू होती है, जी की। पर इसके अंदर तो आपको ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये तो मास ऑफ द अर्थ है, तो कहाँ ये कहाँ आएगा सर? ये तो इसके अंदर दिया ही नहीं है, और हमें एस्केप वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आता है और उसके अंदर इसकी वैल्यू दी रहती है। तो हम इसी फॉर्मूले को दूसरे की तरह चेंज कर सकते हैं। कैसे? वी नो दैट, हमें पता है g इक्वल टू क्या होता है? gm अपॉन r², ये होता है, पता है। अब मैं क्या करूंगा, ये हमें gm की वैल्यू चाहिए, हमें इसको हटाना है, इसको हटाना है, क्योंकि हमारा जो हमें मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो दिया है उसके अंदर इसकी वैल्यू दी ही नहीं है। ओके, वैसे तो कांस्टेंट होता है क्योंकि ये मास ऑफ द अर्थ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बट हमें इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, तो समझ लो ये हमें करना ही नहीं है, हमें इससे सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो gm इक्वल टू g इंटू r²। मतलब कहने का मतलब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये सेकंड। बट एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा, अगर एग्जाम में ओनली एसके वेलोसिटी आता है तो आपको डेरिवेशन बस यहीं तक सॉल्व करना है। आता है कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर एसके वेलोसिटी, तो डेफिनेशन और बस यहीं तक सॉल्व करना, इससे सॉल्व करना, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे गाइस, आप 15 मिनट के बाद, अब 15 मिनट के बाद अब इसको इसके अंदर हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v ऑफ e √2, gm की वैल्यू कितनी आ गई? g इंटू r² अपॉन r। अब देखो कैंसल, ये r गया और हमारा क्या बचा? v ऑफ e 2gr हो गया। अब हमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर अपने को न्यूमेरिकल आता है और उसमें g की वैल्यू दी है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है, तो गाइस ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और ये कैसे आया वो भी प्रदीप सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। क्लियर? अब गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अर्थ सैटेलाइट। ओके, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस सैटेलाइट का स्पीड और टाइमिंग सेम है, हमारे अर्थ जिस तरह से रोटेट हो रहा है
उसी सेम तरीके से वो सैटेलाइट भी रोटेट हो रहा है। मतलब अर्थ को एक पूरा खुद का चक्कर काटने के लिए, एक अपना खुद का चक्कर काटने के लिए, अपना खुद का चक्कर काटने के लिए उसको 24 घंटे लगता है। तो उसी तरह से एक ऐसा सैटेलाइट भी होता है, वो सेम अर्थ के स्पीड से ही अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, मान लो। और देखने वालों को वो सैटेलाइट कैसा दिखाई देता है, रेस्ट में दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम जियो स्टेशनरी है। जैसे अब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, अब सैटेलाइट जो अर्थ जिस स्पीड से घूम रहा है, खुद का चक्कर जिस स्पीड से काट रहा है, उसी चक्कर से वो भी घूम रहा है। तो मैं जहां हूं, अब अर्थ भी घूम रहा है, सामने वो भी घूम रहा है, तो मैं अगर इधर आऊंगा तो सैटेलाइट भी इधर ही आएगा, और मैं इधर आऊंगा तो सैटेलाइट भी इधर ही आएगा। अब मुझे क्या लगेगा, मुझे तो मेरा अर्थ भी घूमता हुआ नहीं लग रहा है, तो मुझे लगेगा कि ये यार रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, क्योंकि वो सेम स्पीड, जिस स्पीड से हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है, उसी स्पीड से वो हमारा सैटेलाइट भी रोटेट हो रहा है। इसीलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है, स्टेशनरी दिखाई देता है, रुका हुआ दिखाई देता है, कि उसका भी टाइम एक रोटेशन को कंप्लीट करने का 24 आवर्स ही होता है, जितना अर्थ का होता है। अपना खुद का कंप्लीट करने के लिए, खुद का चक्कर काटने के लिए 24 घंटे अर्थ को भी लगता है, और उसी सेम स्पीड में उस सैटेलाइट को भी क्या किया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। और ऐसा जो सैटेलाइट होता है वो होता है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो गाइस, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट हम बाद में देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी दिया हुआ। तो पहले मैं आपको क्रिटिकल वेलोसिटी समझा देता हूँ कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, इससे फिर इसके बाद में वो समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, आप सभी को पता है, जब सैटेलाइट सबसे पहले वर्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, बाद में उसको इस तरह का चक्कर काटना है, तो मतलब उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो वर्टिकल के बाद उसको जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, उसको ही हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल के बाद, मतलब वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में लाने के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो इससे रिलेटेड डेरिवेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है गाइस, mv² अपॉन r। बट हम यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं c लिख देता हूँ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, ओके, gmm अपॉन r²। ओके, gm अपॉन r², ये हमने निकाला हुआ है स्टार्टिंग में। अब दोनों साइड से गाइस देखेंगे कुछ चीजें कैंसिल हो जा रही है। क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से m, यहाँ से m, यहाँ से r, यहाँ से एक r। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा गया, हमारे पास बचा है v² ऑफ c gm अपॉन r। अब स्क्वायर इक्वल किस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा √gm अपॉन r। अब प्रदीप सर ने आपको ऑलरेडी बताया था कि r के जगह पे अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर है, ओके, ऑब्जेक्ट बाहर है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा अर्थ का रेडियस और ऑब्जेक्ट जितने हाइट पे वो, तो h+r, या तो h+r लिखो या तो डायरेक्ट स्मॉल r लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो इस r के जगह पे मैं इस तरह से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, gm अपॉन r+h। ओके, तो ये याद होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, एक और चीज दिमाग में रखना, कभी कभार यही सेम क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आता है, बट उसके अंदर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया रहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा सर चेंज किस तरह से करेंगे, अगर आपको याद होगा तो चेंज किस तरह से करूंगा, अब भी जस्ट मैंने आपको सिखाया, अब भी जस्ट कैसे चेंज करेंगे। हम सभी को, अब ऑब्जेक्ट बाहर है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट, मतलब g ऑफ h का फॉर्मूला लेंगे। जो फॉर्मूला क्या था, gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर। अब इसको मैं gm की तरह चेंज करूंगा, मतलब gm इक्वल टू चेंज करूंगा, तो ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा gm, ओके, इक्वल g ऑफ h इंटू r+h का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। अब मैं gm की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा गाइस, तो v ऑफ c √gm, gm कितना है, gm की वैल्यू कितनी है, देखो g ऑफ h इंटू r+h का होल स्क्वायर अपॉन r+h। ओके, अब देखो क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या हमारे लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू, इस साइड में लिख रहा हूँ, जम नहीं रहा, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू क्या बचा, देखो g ऑफ h
इंटू आर प्लस एच। ओके, ये हो गया। अब गाइस कभी कभार ऐसा भी होता है, अगर जो सैटेलाइट है वेरी क्लोज टू दी अर्थ है, मतलब थोड़ा नजदीक है, तो उस कंडीशन के अंदर वेरी क्लोज टू दी अर्थ, अगर यहाँ कहीं भी ऐसा लिखा हुआ तो दिमाग में रखना वेरी क्लोज टू दी अर्थ है, तो हम जो एच की वैल्यू है गाइस, जो एच की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिमाग में रख लेना वेरी क्लोज टू दी अर्थ है, तो वहां हाइट एच इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो अगर हम देखते तो अब ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, v ऑफ c इक्वल टू, अब h इक्वल टू 0 है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, gm अपॉन r। याद रखना अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है सैटेलाइट क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आया और उसमें लिखा हुआ है कि सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू दी अर्थ, तो h इक्वल टू 0 होगा, तो इसके लिए यही फॉर्मूला यूज करना। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, ये वाले फॉर्मूले को, ये भी कैसा हो जाएगा, h 0 हो गया, तो ये हो जाएगा g ऑफ h इंटू आर। ओके, क्लियर। अब क्रिटिकल वेलोसिटी पता चल गया है, इसीलिए हम प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट पे आ सकते हैं। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट में इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार गाइस हमें ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है। ओके, डिफरेंट प्रोजेक्शन लिखने के लिए आता है। डिफरेंट प्रोजेक्शन मतलब क्या है गाइस, अब हम तो अर्थ पे हैं, अब मुझे सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है कि हाइपरबोलिक मोशन परफॉर्म करवाना है कि हमें उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में घुमाना है, हम कैसे डिसाइड करें, कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन बस आपको याद होना चाहिए। और सिंपल सी बात बोलूं तो याद रखो, ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आप इसको देख के ही, ये बुक के अंदर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैं बताना चाहूँ बहुत बड़ा लिखा, बट आप ये डायग्राम बस याद कर लोगे ना यार, ये डायग्राम आपको याद हो गया तो आपका काम हो गया। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं। ओके, अब सिंपल सी बात है, अगर हमें हमारे सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में रोटेट करना है, तो यही हमारा प्रोजेक्शन, ये जो v ऑफ h लिखा हुआ यही हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी देन सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल है, तो कैसे घूमेगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। इसके बाद गाइस दूसरा, ये देखो, चलो मैं हाइपरबोलिक पाथ का ले लेता हूं। अगर मुझे मेरे सैटेलाइट को हाइपरबोलिक पाथ में घुमाना है, तो जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट है मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ई, मतलब एस्केप वेलोसिटी, ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, देन आवर सैटेलाइट मूविंग इन हाइपरबोलिक पाथ। अगला, अगर पहला पैराबोलिक पाथ में घुमाना है, तो v ऑफ h मतलब वही प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट या तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब पहले वो स्ट्रेट में ही घूमता है ना, पहले स्ट्रेट में घूमता है, फिर बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फिर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इसको बहुत डिटेल में गाइस हम अगले साल 12th स्टैंडर्ड के अंदर देखने वाले हैं, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बट अभी याद रखो, जिस सैटेलाइट जिस मोशन से, जिस वेलोसिटी से घूमता है, वो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो या तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू हमारा एस्केप वेलोसिटी देन सैटेलाइट मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ। ओके, एग्जाम में अगर 3 मार्क्स के लिए है तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अगर मुझे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घुमाना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट बोलो या तो फिर से बोलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड लेस देन एस्केप वेलोसिटी। ओके, लेस देन एस्केप वेलोसिटी देन सैटेलाइट मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ। ओके, तो ये इतनी चीजें हो गई। तो इस तरह से ये 3 मार्क्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस अगला, हाँ ये क्वेश्चन। ओके गाइस, अगला क्या है, प्रूव दैट क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 2r अंडर रूट पाई रो g अपॉन 3, वेयर रो इज द डेंसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब हमें ये प्रूफ करना है, फाइनली हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी इस टर्म में आना चाहिए, ये जो दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट पाई रो जी अपॉन 3, इसमें आना चाहिए हमारा फाइनल रिजल्ट। बट गाइस हमें अभी तक जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है वो क्या है, वो है ये gm अपॉन r। बोलोगे सर r, हाँ भाई, वेरी क्लोज टू दी अर्थ लिखा है, वेरी क्लोज टू दी अर्थ लिखा हुआ है, इसीलिए इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर, वेरी क्लोज टू दी अर्थ, तो ये पॉइंट पे ध्यान रखना। बट अब उसके अंदर देखो, उसके अंदर m तो है ही नहीं,
जो हमें फाइनल रिजल्ट लाना है, उसके अंदर m कहाँ है, तो हमें इसको इसके m को भी चेंज करना है। इसके m को चेंज करने का बस एक ही हमारे पास ऑप्शन है, रो इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गाइस ये मास को रिप्लेस करना है, इसलिए m इक्वल टू रो इंटू वी, रो इंटू वी। अब गाइस देखो रो वी वॉल्यूम होता है, तो हमें अर्थ को स्फीयर की तरह कंसीडर करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया। आर इसलिए ले रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो हमारा जो सैटेलाइट है वेरी क्लोज टू दी अर्थ है, तो ये हमें m की वैल्यू मिल गई। ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम सेकंड को फर्स्ट पे पुट करेंगे, मतलब m के जगह पे पुट करेंगे। देखो m की जगह पुट करता हूँ, v ऑफ c अंडर रूट जी। m कितना गाइस, ये देखो रो इंटू 4/3 इंटू पाई/3 सॉरी आर क्यूब अपॉन, ये देखो हमने जी और m की जगह पे ये वैल्यू पुट की, m की जगह पे ये वैल्यू पुट की, और अपॉन आर। अब क्या हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बस क्या बचा ऊपर, ऊपर क्या बचा है, देखो v ऑफ c अंडर रूट जी रो 4/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये गया ना बस जी रो 4/3 पाई, और यहाँ एक आर चला गया तो आर स्क्वायर। अब मुझे उसकी तरह बनाना है, तो बन गया ना भाई, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का ओनली आर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बंदर जी रो और ये पाई, और नीचे बचा अपॉन 3। हैंस प्रूफ्ड, हो गया। सो गाइस कभी कभार ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने करवा दिया, समझ में आया। तो गाइस यहाँ हम टॉपिक को खत्म करते हैं। आगे अब बहुत कम चीजें बची, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, नहीं तो मैं अभी इसको बना देता। इसके बाद वेटलेसनेस क्यों फील होता है सैटेलाइट के अंदर, वेटलेसनेस मतलब हमें अपना वेट क्यों फील नहीं होता सैटेलाइट के अंदर। फिर इसके बाद गाइस हमें मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी और ये वाला तो पीरियड्स टी फाइंड करना है। ओके, पीरियड्स ऑफ सैटेलाइट फाइंड करना, जो कि बहुत सिंपल है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट अ सर्टेन हाइट। ये हमें दोनों फाइंड करना, और ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज जो मैंने पढ़ाया वो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर आप बोलोगे ये आपको नोट चाहिए, तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। कहाँ आ जाएगा, अपने ऐप पे आ जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके रख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।